वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हमारे इस खास पेशकश में एक खास व्यक्तित्व हमारे बीच में है। हमारे साथ आज एक खास शख्सियत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुणवीर सिंह। डॉक्टर अरुणवीर सिंह यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO हैं। और डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। जी डॉक्टर साहब, जो जेवर है वो अलग अलग नगों से बहुत सुंदर बनता है। उसके अंदर डायमंड भी लगते हैं, पन्ना भी लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज आपसे जान लेते हैं कि उसके अंदर वो कौन कौन से नग लग रहे हैं जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहे हैं। अगर इस पूरी अथॉरिटी को देखें तो यहाँ पर बहुत सारे कामों को लेकर लगातार इन कामों की चर्चा रही है। तो जैसे कि अगर सबसे पहले बात करें, जो सबसे चर्चित काम है वहाँ है जेवर एयरपोर्ट। उसे लेकर आपको अब क्या लगता है कि वो कितनी जल्दी कंप्लीट होगा, कितना उसमें काम बाकी है, क्या क्या वहाँ हो रहा है, उसकी आगे की प्लानिंग क्या क्या है आपके पास? हाँ, देखिए, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर जो कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और प्रस्तावित 5 रनवे का एयरपोर्ट है, उसमें पहले चरण का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में जो है वो 2 रनवे बन रहे हैं और 70 मिलियन पैसेंजर्स के लिए ये एयरपोर्ट बन रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, साथ ही साथ कार्गो का भी एयरपोर्ट है। और यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी 100% FDI जो है बिड में आई थी, ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG, जो पहले से ही दुनिया में 10 एयरपोर्ट बना चुकी है और ये उनका 11वां प्रोजेक्ट है। और ये 100% FDI है, इसमें कोई कंसोर्शियम नहीं है और कोई अन्य कंपनी नहीं है। इस कंपनी ने भारत में काम करने के लिए एक भारतीय कंपनी बनाई है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, और उसके माध्यम से यहाँ पर वो काम कर रहे हैं। अभी पहले चरण में पहले तो बाउंड्री वाल बन गया है, कुल 13 से 34 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहित की गई है और उसमें जो गांव थे, 6 गांव थे, उनके लोगों को, नगले और गांव मिला के सब 6 गांव थे, उनको विस्थापित किया गया है। R&R जो उनका पूरा किया गया है। और एयरपोर्ट में जितने भी NOCs होते हैं एयरपोर्ट बनाने के लिए, चाहे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो, चाहे डिफेंस क्लियरेंस हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम का क्लियरेंस हो, चाहे बकास का क्लियरेंस हो, चाहे मोका का क्लियरेंस हो, चाहे DGCA का क्लियरेंस हो, चाहे एरा से क्लियरेंस हो, वो सारे क्लियरेंसेस हो चुके हैं, सारी NOC हो चुकी है। किसी प्रकार की कोई NOC अब इस एयरपोर्ट के लिए शेष नहीं है। और मौके पर वहाँ पर ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट AG की जो भारतीय कंपनी है, यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, उसने जो है ये काम टाटा प्रोजेक्ट्स को सौंपा है रनवे के निर्माण के लिए और साथ ही साथ जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसके निर्माण के लिए। और उन्होंने वहाँ पर मोबिलाइजेशन शुरू कर दिया है। तो ये परियोजना का काम मौके पे चल रहा है और 1 अक्टूबर 2024 इसकी अपॉइंटेड डेट है। लेकिन इसके पहले ही यहाँ पर जो है वो फ़्लाइट्स जो है शुरू हो जाएंगी और उनकी टेस्टिंग वगैरह हो जाएगी और कमर्शियल फ़्लाइट 1 अक्टूबर से शुरू होनी है, लेकिन उसके पहले शुरू हो जाएगी, ऐसा हम लोगों का टारगेट है। और मार्च अप्रैल में यहाँ पर जो है वो टेस्टिंग हो जाएगी, फ़्लाइट्स की टेस्टिंग का काम शुरू हो जाएगा जी, मार्च 2024 में। बिल्कुल। और क्योंकि जब आप कह रहे हैं और आपको लेकर हर किसी का विश्वास भी है, शायद इसीलिए लगातार जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तो एक नग हुआ जिसे लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा रही है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर अरुणवीर जो है खाली नहीं बैठते, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। तो उस नएपन में और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको लेकर आप कार्य वहाँ पर कर रहे हैं और जो वास्तव में यहाँ मील का पत्थर साबित होंगे? और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि फिल्म सिटी को लेकर बात कहाँ तक आगे बढ़ी? जी, जहाँ तक फिल्म सिटी की बात है, उत्तर प्रदेश शासन के मंशा के अनुरूप, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप यहाँ पर एक फिल्म सिटी 1000 एकड़ में बनाई जा रही है, जो कि एक्सप्रेस वे पर ही एक सेक्टर है, सेक्टर 21, वहाँ पर अवस्थित है फिल्म सिटी की ज़मीन। और इसके लिए ऑलरेडी हम लोगों ने बिड डॉक्यूमेंट निकाले थे, लेकिन ये चूँकि सिंगल प्रोजेक्ट है और 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो इसमें टेक्निकल थ्रेशोल्ड वगैरह बहुत ज़्यादा था। लगभग 2,000 करोड़ रुपए का टेक्निकल थ्रेशोल्ड चाहिए था, तभी कोई कंपनी अप्लाई कर पाती। तो इसलिए उसमें कुछ चेंजेस की बात चल रही है, क्योंकि जितने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स और राष्ट्रीय प्लेयर्स, उनका ये कहना है कि एक कंपनी या कंसोर्शियम में जो लीड मेंबर है
जो फिल्म सिटी बनाएगा, जिसकी कोर एक्टिविटी फिल्म सिटी बनाने की है, वो एक साथ इतना रुपए का टेक्निकल थ्रेशोल्ड नहीं दे पाएगा, टर्नओवर नहीं दे पाएगा। तो उसमें कुछ बात चल रही है कि उसको कैसे हम पूरे कंसोर्शियम को अलाउ कर सकते हैं, सारे मेंबर्स के नेटवर्क को जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ लोग ये भी चाहते हैं कि जो कमर्शियल एरिया है इस फिल्म सिटी में 2 से 20 एकड़, उसमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, फुटप्रिंट नहीं होना चाहिए, पहले से तय नहीं होना चाहिए कि किस जगह क्या बनेगा। तो उसमें फ्रीडम लोगों को चाहिए, तो फ्रीडम की मांग लोग कर रहे हैं। इसके अलावा कंसेशन पीरियड, एक तीसरी डिमांड लोगों की है कि हमारा कंसेशन पीरियड 40 + 30 कुछ 70 साल का था, पहले शुरू में 40 साल और बाद में 30 साल का। उसको लोग 90 साल का नॉर्मल जैसे लीज होती है अथॉरिटीज़ में, उस तरह का कंसेशन पीरियड मांग रहे हैं। तो ये 3 मुख्य बातें लोगों के स्तर से आई हैं। उन तीनों मांगों पर विचार करने के लिए हमारे यहाँ पीपी गाइडलाइंस है उत्तर प्रदेश शासन की, उसमें सेक्रेटरी की कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज़ है जो कि आईडीसी साहब की अध्यक्षता में होती है। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में कमेटी है। उसके बाद एक कैबिनेट में जाता है डॉक्यूमेंट और वहाँ से अप्रूव होता है। तो ये स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन का काम चल रहा है और ये दोनों कमिटीज़ के माध्यम से या फिर डॉक्यूमेंट अप्रूव होगा और फिर 2 महीने के लिए बिड आएगी और उसके बाद ही कोई कंसेशनर का चयन होगा। फिल्म सिटी की बाकी ज़मीन की कार्रवाई पूरी हो गई है, मौके पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट पूरा मौजूद है, एक्सप्रेस वे पे है और एक्सप्रेस वे से डायरेक्ट एक्सेस इस फिल्म सिटी की है। जी डॉक्टर साहब, फिल्म सिटी को लेकर हर ओर बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी, तो थोड़ा सा कुछ, क्योंकि लोग चाहते हैं कब तक बने, तो कुछ अंदाजा आप बता सकते हैं कि इसका काम लगभग कब तक हो जाएगा? मेरे ख्याल से 15 अगस्त के बाद इसका बिड डॉक्यूमेंट कैबिनेट में जाएगा और आप मान लीजिए कि 1 सितंबर को ये टेंडर हो जाएगा, लेटेस्ट बाय 1 सितंबर, और उसके बाद 2 महीने का 60 दिन का समय रहेगा। ग्लोबल टेंडर में 60 डेज़ हम मिनिमम देते हैं। तो नवंबर के फर्स्ट वीक में हमारे पास कंसेशनर आ जाएगा और डेवलपर आ जाएगा और उसके बाद काम मौके पर जनवरी से शुरू हो जाएगा, जनवरी 2023 से। जी नहीं, बिल्कुल। और अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण वहाँ एक बिंदु है, इंडस्ट्री को लेकर और कौन कौन सी प्लानिंग आपकी चल रही है, कौन कौन से ग्रुप या कौन कौन से बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वहाँ अभी स्टार्ट होने हैं? यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में एक नया प्रयोग किया गया है उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप, और उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बना रहे हैं। अलग अलग तरह की इंडस्ट्री के लिए अलग अलग क्लस्टर बना रहे हैं। जैसे हमने एक अपैरल पार्क बनाया है जिसमें परिधान बनेंगे और वो वहाँ पर 1 से 50 एकड़ में एक अपैरल पार्क बनाया गया है, एक एमएसएमई पार्क बनाया गया है, एक हैंडीक्राफ्ट पार्क बनाया गया है और यहाँ पर टॉय पार्क भी बनाया गया है और इन सभी पार्कों में अलॉटमेंट पूरा हो चुका है। टॉय पार्क माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद कि भारत में टॉय या खिलौना उद्योग को बराबरी का दर्जा मिले तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई थी और BIS स्टैंडर्ड्स बढ़ाए गए थे, जिससे कि देश में ही खिलौना उद्योग को अवसर मिल सके और लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। तो उसके दृष्टिगत जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की थी, हमने टॉयज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लोगों से बात की और जितनी बड़ी बड़ी टॉयज मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां हैं उन्होंने निवेश किया और 116 कंपनियों ने यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में निवेश किया और टॉय पार्क में डेवलपमेंट चल रहा है। 70% डेवलपमेंट मौके पे हो गया है और 30 सितंबर तक यहाँ पर जो है वो फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हो जाएंगी। इसी प्रकार एक मेडिकल डिवाइस पार्क जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना भारत सरकार की है और इस भारत सरकार की इस योजना में मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 4 राज्यों का चयन हुआ है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना यमुना विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में हो रही है, सेक्टर 28 में हो रही है। इसकी स्कीम हमने निकाली थी, इसकी लास्ट डेट भी ख़त्म हो गई है और लास्ट डेट के बाद जो एप्लीकेशंस आई हैं, कुल शुरू में 1 से 36 प्लाट हैं, उनकी स्क्रूटनी का काम चल रहा है और इसमें बहुत सारे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। बहुत सस्ते दर पे बिजली दी जा रही है, यहाँ पर GST की छूट दी जा रही है, स्टेट GST पूरी तरह से माफ़ किया जा रहा है, स्टैम्प ड्यूटी की छूट दी जा रही है, इंटरेस्ट सब्सिडी की छूट दी जा रही है, मेंटेनेंस और पार्क पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, PF पे छूट दी जा रही है, कुछ पेटेंट पर छूट है, R&D पर छूट दी जा रही है, कुछ कैपिटल सब्सिडी भी दी जा रही है और जो लैंड रेट है वो भी सब्सिडाइज है।
तो इस प्रकार ये मेडिकल डिवाइस की ये परियोजना भारत सरकार की माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। उसके पीछे उद्देश्य यही कि कोरोना काल में जिस तरह से देश में सारे चीज़ें आयातित करनी पड़ी थी और इंपोर्ट किया गया था, वो परिस्थिति कभी ऐसी आए तो देश में ही सारे उत्पाद बन सकें। तो यहाँ पर हमको 4 टारगेट सेगमेंट दिए गए हैं। एक कैंसर से रिलेटेड इक्विपमेंट का, एक हार्ट से रिलेटेड सेगमेंट का, एक इम्प्लांट का, और एक जो है थोरेसिक और रिस्पिरेटरी और पल्मोनरी और डायलिसिस से रिलेटेड सेगमेंट। तो इन चारों सेगमेंट में, टारगेट सेगमेंट में हमने इंडस्ट्री के एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। और शुरू में हमारे पास 1 से 76 एप्लीकेशन आई थी, लेकिन टारगेट सेगमेंट के जो एप्लीकेशन है उनकी स्क्रूटनी हो रही है, उनके बीच में ड्रा होगा। और पहले चरण में हमने 1.5 से एकड़ में ये स्कीम लाए हैं। तो बहुत जल्दी यहाँ पर मेडिकल डिवाइस का मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा। ये भी सेक्टर पूरी तरह से तैयार है, जिसका एक्सटर्नल डेवलपमेंट पूरी तरह से हो चुका है। इंटरनल डेवलपमेंट के भी टेंडर्स हो चुके हैं, वहाँ भी डेवलपमेंट शुरू हो गया है। तो इसके अलावा एक डाटा पार्क लाने की बात हुई, डाटा सेंटर पार्क लाने का भी योजना है। जी हाँ, इसकी बड़ी चर्चा है डाटा सेंटर पार्क की आपके। और 100 एकड़ में यह डाटा सेंटर पार्क आएगा। जी जी, ये 10-10 एकड़ के 10 प्लाट लाए जा रहे हैं। 100 एकड़ का ये पार्क है। ये भी एक्सप्रेस वे पे ही है और यहाँ भी डायरेक्ट एक्सेस एक्सप्रेस वे से आप सीधे जा सकते हैं। जितने भी पार्क मैंने आपको बताए, सभी के लिए सीधे एक्सप्रेस वे से इंटरचेंज बना के सबको जोड़ दिया गया है। इसलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको यहाँ पर जाने में, पहुँचने के लिए में एक्सप्रेस वे से 1 भी मिनट नहीं लगेगा और तत्काल पहुँच जाएंगे। और अंदर भी जो पार्क के अंदर भी जो रोड्स हैं वो काफ़ी चौड़ी दी जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए अपैरल पार्क में 45-45 मीटर की रोड दी गई है, जिससे उनके लॉजिस्टिक के लिए जो गाड़ियों का मूवमेंट हो वो बहुत आसानी से हो और साथ ही लोडिंग अनलोडिंग बहुत आसानी से हो सके। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके, इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करके, उनके ज़रूरत की जो कमर्शियल चीज़ें हैं उसके लिए अलग से स्कीम ला रहे हैं, जिससे कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ की आवश्यकता है वहीं पर मिल सके। उनके वर्कर्स के रहने के लिए जो है वो मकान बनाने की योजना भी ला रहे हैं, उसी सेक्टर के पास ही जो हमारा आबादी का एरिया है उसमें ला रहे हैं। इसके अलावा जो भी उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, एसटीपी है, अगर लगाई जानी है तो एसटीपी लगा रहे हैं। और लगातार इंडस्ट्री से इंटरेक्ट करके उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सारी सुविधाएं एक ही जगह पे मिल सके, जिसके के लिए कहीं इंडस्ट्री को भटकना ना पड़े, वो काम हो रहा है। और कुल 6 इंडस्ट्रियल पार्क हम में अलाटमेंट कर रहे हैं, 5 में कर चुके हैं, 6ठे में कर रहे हैं। और 7वां इंडस्ट्रियल पार्क, डाटा सेंटर पार्क, वो जो है 30 सितंबर तक उसकी योजना प्रकाशित होगी। बिल्कुल। एक हेरिटेज सिटी को लेकर भी बड़ी चर्चा है डॉक्टर साहब, वो क्या है? जी देखिए, 2 और परियोजनाएं हैं बड़ी बड़ी, चूँकि यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण का परिक्षेत्र आगरा तक फैला हुआ है। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ नोटिफाइड एरिया है इस प्राधिकरण का, और इसमें 6 जिले आते हैं: गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ और आगरा। तो यहाँ पर अलीगढ़ में एक हम लॉजिस्टिक पार्क ला रहे हैं, टप्पल से के पास है, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक पार्क ला रहे हैं, जो कि रेल हेड और नेशनल हाईवे से जुड़ा होगा और उस पर काम चल रहा है। डिलॉयट कंपनी जो है डीपीआर बना रही है। इसके अलावा वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर और द्वारकाधीश मंदिर को जोड़ने के लिए सीधे एक्सप्रेसवे से हम लोग एक नया एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं, जिसमें कोई टोल नहीं लगेगा, 75 से 100 मीटर चौड़ा होगा। और उसके दोनों तरफ के एरिया में हम लोग एक हेरिटेज कॉरिडोर बनाएंगे। उन पुराने चीज़ों को जीने की कोशिश करेंगे जो भगवान के से संबंधित है, जैसे नंदगांव रिलीव करने की कोशिश करेंगे, या बरसाना रिलीव करने की कोशिश करेंगे, गोकुल को रिलीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी गांव और उनके साथ जो उनका कल्चर था उसको पुनर्जीवित करते हुए एक हेरिटेज के साथ मथुरा म्यूजियम, मथुरा आर्ट जो है उसकी चीज़ों को वहाँ पर संकलित करके दिखाएंगे। और साथ ही साथ लोगों को देखने के लिए एक परिक्रमा क्या एक मार्ग भी होगा, जिसमें पैदल भी चला जा सकेगा और व्हीकुलर भी एक मार्ग होगा, चला जा सकेगा। और साथ ही साथ रिवर फ्रंट भी डेवलप कर रहे हैं, चूँकि बांके बिहारी मंदिर के सामने रिवर फ्रंट है, तो रिवर फ्रंट भी डेवलप करने की योजना है। और वहाँ पर पीडब्ल्यूडी ऑलरेडी ब्रिज बना रही है, उस ब्रिज से हम अपने एक्सप्रेसवे को जोड़ देंगे, और जिससे कि जो श्रद्धालु हैं, लोग हैं जो बांके बिहारी मंदिर और मथुराधीश द्वारकाधीश मंदिर जाना चाहते हैं, वो सीधे जा सकेंगे। और यहाँ पर कथा वाचनालय जैसी चीज़ें भी बनाने की योजना है कि जहाँ लगातार भगवत कथा चलती रहे 24 घंटे,
और अलग अलग जगहों पे सेंटर्स रहें और वहाँ पर जो लोग आएँ वो कथा वाचनालय सुन सकें। जो वृंदावन है वो अपनी जगह पे है, एक नया कंसेप्ट है जिसमें हेरिटेज कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करते हुए उस समय को जीते हुए जो मथुरा आर्ट है और मथुरा का जो कल्चर है उसको हेरिटेज को संरक्षित करने की योजना है। तो डॉक्टर साहब ये कब तक पूरी होने की संभावना है या इसके टेंडर कब तक हो जाएंगे? क्योंकि लोगों के मन में इस तरीके के बहुत सारे सवाल रहते हैं कि योजना है खाली या वो योजना जल्दी धरातल पर भी आएगी। जी देखिए, इसकी डीपीआर बन गई थी, लेकिन उसके बाद ब्रज विकास परिषद के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उस बैठक में ये बिंदु सामने आया कि पहले जहाँ से योजना प्रस्तावित की गई थी वहाँ पर काफ़ी अतिक्रमण है और वहाँ पर नया एक्सप्रेसवे बनाया जाना संभव नहीं है और पुराना जो रास्ता है वो काफ़ी सकरा है। तो इसलिए उसको ये कहा गया कि नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाए, थोड़ा गौतम बुद्ध के नगर की तरफ ही 5-7 किलोमीटर के पहले बनाया जाए। तो उसका नया सर्वे करा के नई डीपीआर बन रही है और CBRE साउथ एशिया करके कंपनी है जो डीपीआर बना रही है और 31 जुलाई तक ये डीपीआर बन जाएगी। उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी में अप्रूवल के लिए जाएगी PPP मोड में और 1 अक्टूबर तक आप मान के चलिए कि इसकी बिड जो है फ्लोट कर दी जाएगी। जी, और ये भी धरातल पर आ जाएगी। एक डॉक्टर साहब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि कहीं भी डेवलपमेंट होता है तो 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी वहाँ होनी चाहिए, वो है परिवहन व्यवस्था। उसे लेकर आपकी क्या प्लानिंग चल रही है? क्योंकि वहाँ मेट्रो की बात भी होती है, वहाँ पोर्ट टैक्सी की बात भी होती है और उसके अलावा और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारी चीज़ें आने के बाद पार्किंग की व्यवस्था को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, मल्टी मोडल कनेक्टिविटी क्या है। तो आप जैसा अवगत हैं, यहाँ पर वैसे भी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो है बुराकी में स्टेशन बन रहा है और दादरी में उसका सेंटर है। तो यहाँ पर हमारे जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को एक तो बुलेट ट्रेन से जोड़ा जा रहा है और सराय काले खां से जो बुलेट ट्रेन पहले चरण में आगरा जा रही है उसका दूसरा स्टॉपेज जेवर एयरपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर हो रहा है। तो एक तो बुलेट ट्रेन से एरिया जुड़ रहा है और जब हम जेवर एयरपोर्ट कर रहे हैं तो जितने इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं सब उसमें शामिल हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के बाउंड्री वाल के से सटे हुए ये सेक्टर 28 हो, सेक्टर 29 हो, सेक्टर 32 हो, सेक्टर 33 हो, जहाँ पर 7 इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन रहे हैं वो उससे लगे हुए हैं। तो एक तो एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ा हुआ है 100 मीटर एक्सप्रेसवे से, दूसरा बुलेट ट्रेन से जुड़ रहा है, तीसरा यहाँ पर मेट्रो रेल 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलाए जाने के लिए DMRC डीपीआर बना रही है, जो कि जेवर से परी चौक ग्रेटर नोएडा से होते हुए सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रही है और नई दिल्ली से IGI तक जो एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेसवे चलती है उससे जुड़ जाएगी और केवल कुल 8 स्टेशंस रहेंगे यहाँ से लेकर के नई दिल्ली तक IGI तक। और इतने कम स्टेशंस में चूँकि बहुत स्पीड से मेट्रो चलेगी तो जो एयरपोर्ट पे आने वाले पैसेंजर हैं उनका सीमलेस उनको कनेक्टिविटी मिल सके, इसलिए बनाया जा रहा है। इस पे इसकी डीपीआर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट ट्रैफिक की आ चुकी है और बाकी जो डिटेल रिपोर्ट है डीपीआर की वो 31 जुलाई तक आ जाएगी हमारे पास। वैसे तो उन्होंने 15 अगस्त तक समय मांगा है, लेकिन 31 जुलाई तक ये डीपीआर आ जाएगी। तो मेट्रो से भी जुड़ेगा। एक फिल्म सिटी और जेवर एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए जो कि सारी इंडस्ट्रियल क्लस्टर से हो करके जाएगा, कुल 12.6 किलोमीटर का रूट है, वो पार्ट टैक्सी से जोड़ा जा रहा है और एलिवेटेड ये रूट रहेगा जो कि एयरपोर्ट से सेक्टर 29 जाएगा, फिर 32 जाएगा, फिर 33 जाएगा, फिर 28 जाएगा, फिर 21 में जाके टर्मिनेट होगा जो फिल्म सिटी है। तो पार्ट टैक्सी से भी इसको जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बल्लभगढ़ से जेवर एयरपोर्ट तक एक नया एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जिसके कि टेंडर भी अप्रूव हो गए, जिसमें ज़मीन भी एक्वायर हो गई। 23 किलोमीटर हरियाणा में पड़ता है और 8 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और बल्लभगढ़ से वो सीधे आकर के जेवर में जुड़ेगा और साथ ही साथ इसकी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो रही है। तो ये बहुत सारे, इसके अलावा रैपिड रेल की भी योजना है, उसकी भी डीपीआर फाइनल होनी है, जो मथुरा तक जानी है वो भी एक्सप्रेसवे के पैरेलल ही जाएगी, उस पर अभी काम चल रहा है। तो रोड कनेक्टिविटी और ट्रेन कनेक्टिविटी साथ ही साथ मैंने जैसे बुराकी का नाम लिया, जेवर एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर दूरी पर चोला रेल हेड है। इसके अलावा एयरपोर्ट से साउथ साइड में पलवल रेल हेड है। तो ये सारे रेल हेड से भी ये जुड़ा हुआ है और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी 20-22 किलोमीटर की दूरी पे है। तो रेल हेड, मेट्रो, पार्ट टैक्सी, रैपिड रेल और रोड की सारी कनेक्टिविटी है। इसके अलावा बसेज जो हैं, जो अभी
पहले हम लोगों ने एक बस चलाई थी यमुना सारथी योजना, जो कि नोएडा से चलती थी, नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से चलती थी और सेक्टर 25 तक आती थी। उसको बढ़ा करके अब सेक्टर 29 और एयरपोर्ट तक चलाने के लिए हम लोग 50 बसेस का हम लोगों ने अनुबंध किया है। और वो बसेस की सर्विस भी सीधे यमुना बॉटनिकल गार्डन से, नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से यमुना के जेवर एयरपोर्ट तक और साथ ही इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए सीधे उपलब्ध होने जा रही है, जो कि फिल्म सिटी को भी कैटर करेगी। तो बस, ट्रेन, रैपिड रेल, बुलेट ट्रेन, रोड कनेक्टिविटी और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, सभी प्रकार की कनेक्टिविटी यहाँ पर होने जा रही है। और इसमें से काफ़ी प्रोजेक्ट जो है अपने अंतिम चरण में, जैसे मैंने बताया कि NHI बना रही है, बल्लभगढ़ एक्सप्रेसवे उस पर काम शुरू हो गया बनने का। वहाँ इंटरचेंज बन रहा है जो कि एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट को जोड़ेगा 7 से 50 मीटर, उसका भी वर्क अवार्ड हो चुका है। एक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से भी यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने का काम है, उसका भी वर्क अवार्ड हो चुका है। उससे जो है एक तरफ ये मानेसर और गुड़गांव से जुड़ जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो देहरादून, मेरठ होते हुए देहरादून और उत्तराखंड को जुड़ जाएगा। तो बहुत सारी कनेक्टिविटी, इतनी कनेक्टिविटी बन रही है जो देश में शायद ही किसी जगह पर इतनी कनेक्टिविटी हो, और सभी अपने अंतिम चरण में हैं, या तो काम अवार्ड हो चुका है या अवार्ड होने की स्थिति में है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक पार्क की आपने बात की थी, अप्रैल पार्क, इसमें क्या होगा? क्योंकि ये भी एक बड़ी चर्चा का विषय है कि अप्रैल पार्क वहाँ बन रहा है, तो उससे लेकर थोड़ा सा और क्लियर हो जाए स्थिति। जी ये देखिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है, क्योंकि उसमें महिलाओं को 80% भागीदारी होती है और 20% वहाँ पुरुष काम करते हैं। और महिलाएं ही स्टिचिंग का, एम्ब्रॉयडरी का, वैल्यू एडिशन का, चाहे सलमा सितारा लगाना हो या एम्ब्रॉयडरी करनी हो, चाहे लेसेस लगाने हो, सब काम महिलाएं ही करती हैं और हर जगह करती हैं। तो ये जो अपैरल पार्क है, इसमें 3 लाख लोगों के रोज़गार मिलने की संभावना है। और ये यहाँ पर अब तक हम लोग 85 बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जैसे रेडनिक जैसी कंपनियाँ, शाही एक्सपोर्ट जैसी कंपनियाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ, उनको प्लाट दिया है। एग्जैक्ट नाम नहीं याद है मुझे, रेडनिक तो पक्का है, शाही के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ पर अलाटमेंट किए गए हैं। और यहाँ पर ज़मीन में जो है बाहर एक्सटर्नल डेवलपमेंट पूरा हो चुका है, इंटरनल डेवलपमेंट भी, जो 45 मीटर के रोड थे वो बन गए हैं। और जो इंडस्ट्री है वह यहाँ पर अपना न्यू का काम शुरू करने वाली है, जल्दी शुरू करने वाली है, और अपने मैप अप्रूवल उन्होंने अप्लाई कर दिए हैं। तो अपैरल पार्क भी धरातल पे आ गया है। और यहाँ पर कुल हमारे पास 90 प्लाट थे, जिसमें से 82 के अलाटमेंट हो चुके हैं। और 8 प्लाट के बारे में अभी एक इंट्रैक्शन किया था हमारे IDC सर ने, और MSME के जो ACS नवनीत सहगल साहब आए थे, और हम लोगों ने सभी अपैरल इंडस्ट्री के जो क्लस्टर के लोग थे उनसे बात की थी और उनकी रिक्वायरमेंट समझी थी। उनको STP की रिक्वायरमेंट है, उनको एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर चाहिए था, उसके लिए 5 एकड़ ज़मीन हमने निःशुल्क दी है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर में क्या क्या वो लगवाना चाहते हैं, इसके लिए उनसे आग्रह किया है कि वो एक DPR बना के दें, वो चीज़ें वहाँ पर दी जाएं, क्योंकि उसके लिए राज्य सरकार 15 करोड़ रुपए की सहायता देती है, जिससे कि वहाँ पर मशीनें और लैब, टेस्टिंग फैसिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल की चीज़ें लगाई जा सकती हैं। कोई मशीन भी अगर स्पेसिफिक चाहते हैं तो वो भी लगाई जा सकती है। इनके लिए जो काज इंडस्ट्री, बटन इंडस्ट्री, लेस बनाने की इंडस्ट्री, जो इनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं, उसके लिए 40 एकड़ में एक स्कीम लेके हम कमर्शियल सेक्टर में आएंगे, जिसमें डेडिकेटेड अपैरल पार्क के लिए ही दुकानों का आवंटन होगा। इनके वर्कर्स के रहने के लिए हम इनके सेक्टर से सटे हुए जगह में एक स्कीम लेके आएंगे, जहां पर कि जो वर्कर्स रह सकते हैं उनके रहने के लिए स्थान रहेगा, वो किराए पर रह सकते हैं या खरीद सकते हैं, उस सुविधा के साथ स्कीम आएगी। दूसरा, इनका जो एफ्लुएंट निकलता है उसके लिए हमने कहा कि जो हम STP डाल रहे थे उसमें पहले हम सीवेज के लिए लाइन डाल रहे थे, अब उसमें हम एफ्लुएंट के लिए भी लाइन डाल देंगे, जिससे कि उसके एफ्लुएंट के डिस्पोजल में कोई दिक्कत ना हो। तो हम सीधे सारी इंडस्ट्री से इंटरेक्ट कर रहे हैं और उनकी जो ज़रूरतें उसकी पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पर कुल 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 3 लाख लोगों का रोजगार का अवसर इस परियोजना में है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर साहब, एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है। एक चर्चा लगातार चलती है कि अभी तक ये बात हो रही है कॉमर्शियल एयरपोर्ट, क्या वहाँ पर डोमेस्टिक जो हमारी उड़ान है वो भी शुरू होंगी? जो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर जिसका नाम है हम लोग कहते हैं,
या राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों एयरपोर्ट है और कार्गो के साथ भी है। और पहली उड़ान जो है वो डोमेस्टिक उड़ान ही होगी, डोमेस्टिक से उड़ान से शुरू होगी और बाद में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी जुड़ेंगी। ये पूरा तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ही बन रहा है। जी, तो यहाँ से सभी को सब तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। जी जी बिल्कुल, डोमेस्टिक उड़ानें भी होंगी, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी होंगी और कोशिश की जा रही है कि इसको एक यहाँ पे एमआरओ की भी सुविधा दी जाए मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन के लिए, चूँकि बहुत सारे जहाज़ यहाँ आएंगे और देश में खरीदे जा रहे हैं तो उनके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए अभी सुविधाएं सारी नहीं हैं। अभी हैदराबाद में एक सुविधा है, इसके अलावा कोलंबो में सुविधा है और सिंगापुर में है। तो एक बड़ा एमआरओ सेंटर बनाए जाने के लिए भी यहाँ काम हो रहा है। और सेकंड फेज में हम लोग 13 से 65 हेक्टेयर ज़मीन ले रहे हैं एक रनवे और एमआरओ फैसिलिटी बनाने के लिए, जिससे देश में एमआरओ का बहुत बड़ा केंद्र बनाया जा सके। क्योंकि एमआरओ एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, तो ऐसी इंडस्ट्री लाने का भी पूरा प्रयास है। और साथ ही साथ एमआरओ के साथ साथ यहाँ पर कार्गो का हब और साथ ही साथ ट्रांजिट हब बनाने की बात हो रही है कि यहाँ से उड़ानें एशिया पैसिफिक के लिए जाएं। इस तरह से कोई एयरलाइन तैयार हो जाए जो इसको हब बना ले, उस पर भी बात चल रही है। तो उससे क्या होगा कि जैसे मिडिल ईस्ट के जो एयरलाइंस हैं जो कि जिन्होंने अपने को ट्रांजिट हब के रूप में स्थापित किया, उनको पर्यटन में और साथ ही साथ रेवेन्यू जनरेशन में बहुत फ़ायदा मिला। चाहे वो इमिरेट्स हो जिसने दुबई को अपना ट्रांजिट हब बनाया, चाहे इतिहाद हो जिसने अबू धाबी को अपना हब बनाया, चाहे कतर एयरवेज हो जिसने अबू धाबी में बनाया है। तो इस तरह से जो दोहा में बनाया है, कतर का दोहा में ट्रांजिट हब है। तो ये इस तरह का ट्रांजिट हब जो है वो जेवर में या एनसीआर रीजन में दिल्ली में बन सके, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होंगी और कार्गो का भी सेंटर होगा। नहीं, चलिए बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज आपने अपना समय हमें दिया और बहुत सारी चीज़ें बताई और ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लाखों युवाओं को रोज़गार भी यहाँ मिलने जा रहा है। आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुणवीर सिंह। इन्होंने बताया कि आने वाले समय में कितना कार्य ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी पर हो रहा है और जिस तरह से उन्होंने जानकारियाँ दी, वास्तव में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में लाखों युवाओं को रोज़गार वहाँ मिलने जा रहा है। आज इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।